हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है भाई, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं, बाकी सब मुँह माया है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। और आपकी रीजनिंग की वीडियो, दो वीडियो आती है। पहला जो किरण एसएससी रीजनिंग बुक का जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, और साथ में वो चैप्टर वाइज भी आपका है ना। तो उसी बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं, आपको वो बुक का पूरा सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट आपको मिल जाने वाला है। अच्छा, आज वाले सेशन में हमारा खास क्या है कि सर इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपका एमटीएस का जो सवाल है, या फिर सीएचएसएल का जो सवाल है, या फिर सीजीएल का जो सवाल है, उन सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारा इस सेशन में सवाल आपका होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट नंबर वाले सवाल पे, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते हुए, है ना। अगर हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है सर ये सिलोजिज्म से हमारा रिलेटेड प्रश्न है। सिलोजिज्म है ना, जिसको हम लोग न्याय भी कहते हैं, कथन निष्कर्ष भी कहते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, एक आपका पहले स्टेटमेंट देके रखा है, फिर आपका निष्कर्ष देके रखा है। हम लोगों को कथन के हिसाब से फिगर बनाना है। क्या करना है? फिगर बनाना है, और उस फिगर में जो दिखेगा वही हमारा सही होगा, मतलब वही हमारा बिकेगा, है ना। पूछोगे कैसे सर? तो कथन में क्या लिखा है जरा ध्यान देना। लिखा सभी टी क्या है? एन है। तो सभी टी है, एन आपका ऐसे फिगर बना लेंगे। कोई भी एम एन नहीं है, मतलब कोई भी जो एम है वो एन से रिलेटेड नहीं है। ये एन का पूरा घर है, इसमें टी भी रहता है, और जब एन का रिलेशन एम से नहीं है तो टी का रिलेशन एम से होगा क्या? नहीं होगा। अब हम लोग पहले वाले कंक्लूजन में आते हैं। जो निष्कर्ष में लिखा गया है वही फिगर में दिखना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, नहीं दिखेगा तो, है ना। सभी टी एम है क्या? देखो सभी टी यहाँ पे एम है क्या? बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, सभी टी तो एम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में नॉट का रिलेशन है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, झगड़ा हो चुका है दोनों के घर में, है ना। फिर कुछ टी एम नहीं है। अब कुछ टी वाला जो पार्ट है वो क्या है? एम नहीं है, ये भी सही है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सर दूसरा वाला हमारा जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में अगर नॉट लगा रहे तो कंक्लूजन सम नॉट का चलता है, हमेशा याद रखना। अगर स्टेटमेंट में सम नॉट लगा रहे तो कंक्लूजन नो का चलता है, हमेशा याद रखना, है ना। यहाँ नॉट लगा था और यहाँ सम नॉट लगा था, तो ये आपस में दोनों सही होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो सिर्फ और सिर्फ इसका सेकंड नंबर वाला जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है ना। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग चलते हैं आज के दूसरे नंबर वाले सवाल पे। दूसरा नंबर वाला जो आपका सवाल है वो कहना चाहता है सर कैलेंडर से रिलेटेड हमारा प्रश्न है, और कैलेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। लिखा है यदि महीने की 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है तो उस महीने की 19 तारीख से पहले का दिन कौन सा होगा। अब 19 तारीख से पहले का दिन हमारा 18 होने वाला है। अब 18 तारीख आपसे पूछा जा रहा है ना, किसी भी महीना का बात कर रहा है, ये फिक्स आपको नहीं बता रहे कि सर कौन सा महीना है, ठीक है। चलो, तो 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद पड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं सर गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अब तुमको एक बात पता होना चाहिए, किसी भी तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल, है ना, याद रखना ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे आपका सेम डे प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे भाई? सेम डे प्राप्त होता है। किसी भी दिन में या किसी भी डेट में 7 या 7 का मल्टीपल अगर आप जोड़ोगे तो आपको वही दिन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें अगर 7 जोड़ोगे ना तो ये 12 होगा, 12 को फिर से गुरुवार होगा। इसमें अगर 7 जोड़ोगे तो ये 19 होगा, 19 को फिर से गुरुवार होगा। तो भैया 19 तारीख तो निकल गया गुरुवार, इससे अगर एक दिन पहले आएंगे तो 18 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलोगे सर बुधवार तो ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ भाई बी में है, मैंने कब कहा कि ऑप्शन नंबर ए में है? क्लियर है? समझ में आया सारा कुछ? चलते हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये भी रिलेटेड है आपका सिलोजिज्म से, और क्वेश्चन का क्वालिटी देखना, लेवल देखना बहुत बेहतरीन है। देखा है कि केवल कुछ A1P5 है। अब देखो यहाँ ओनली ये फ्यू लगाया है भाई, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा। ओनली ये क्या किया है? ओनली ये क्या आपका लगाया है? ओनली ये फ्यू आपका लगाया है, मतलब केवल क्या होता है? केवल आपका कुछ होता है, इसके कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो कहना क्या चाहता है, केवल कुछ A1P5 है, तो केवल कुछ A1 आपका जो है
वो क्या है P5 है ना। दूसरा क्या लिखा है, केवल कुछ P5 T8 है। अब केवल कुछ जो P5 है वो क्या है T8 है आपका लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में और क्या लिखा है कि कुछ A1 T8 है क्या। अब आपको पता है सर कि दूर का रिलेशन नहीं चलता है। दूर का रिलेशन कहने का मतलब है कि कोई भी दो डायग्राम आपस में ना तो सभी से कनेक्टेड हो, ना तो सम से कनेक्टेड हो, ना तो नहीं से कनेक्टेड हो। इन तीनों चीजों से अगर दो डायग्राम आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वो दूर का डायग्राम कहलाएगा, और दोनों डायग्राम में कोई रिलेशन चलने वाला नहीं, दोनों में आपस में पहले से झगड़ा होता है, ये जग जाहिर बात होता है ना। चलिए, तो ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब लिखा है क्या कि सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते हैं। अब आपको पता होगा कि पॉसिबिलिटी है ना, ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, फिर आपका कैन बी होता है, फिर आपका मे बी होता है। ये सारा का सारा केस हमारा संभावना का है। सकता, शक्ति, संभावना अगर जहां भी लिखा रहे आपके कंक्लूजन में, वो हमारा संभावना का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर यहाँ तो सम है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ सम होता है वो तो ऑल का कंक्लूजन फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी वाले में फॉलो करेगा। बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है। बोलोगे हाँ सर ये फॉलो करेगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए ओनली ए फ्यू ए इज बी बोला जाए, मतलब कुछ ही ए आपका बी है। बात समझना कि ए का केवल कुछ ही पार्ट आपका बी है, पूरा नहीं है और ना हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। मतलब ए का सिर्फ और सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है ना, वही सिर्फ आपका बी है, और ये पूरा का पूरा जो ए जो बाकी है ये कभी भी बी में नहीं जा सकता और नहीं है। इसमें डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन बी के साइड से बोला जाए तब ये आपका हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 100 लोग हैं मेरे पास, उसमें से 50 आपके पीओ हैं। बात को समझना क्या है भाई कि 100 स्टूडेंट्स में से 50 बैंक पीओ, समझ रहे हो ना, है ना। तो बैंक पीओ हैं। अब 100 में से 50 है तो 100 में से 50 कहने का मतलब सर कुछ ही होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन पूरा का पूरा 50 तो यहाँ पे स्टूडेंट है कि नहीं हमारा। बात समझ रहे हो ना। ये 100 में से 50 मतलब केवल कुछ ही स्टूडेंट हमारे पीओ है। 100 में से 50 मतलब 50 तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हो सकते हैं। वही कंडीशन है कि केवल कुछ ए बी है और कुछ जो ए बाकी वो बिल्कुल भी नहीं है और नहीं हो सकते हैं, ये कहना चाहता है। तो हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भैया कभी भी पूरा का पूरा P5 जो है वो T8 नहीं हो सकता है इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि केवल सेकेंड नंबर वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। भाई साहब ये क्वेश्चंस आपके बैंकिंग का था, क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था 2-3 साल 17-18 का बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन अब एसएससी में भी उठा के रख दिया है, ला के रख दिया है। सोचो क्या लेवल मेंटेन कर रहा है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, पता है आपको क्या, कोडिंग डिकोडिंग से भी नहीं कह सकते, ये एनालॉजी से रिलेटेड है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी हमारा क्वेश्चन है ना। चलिए लिखा गया नॉर्मल को लिखा गया PQTOCN। अब देखो इसमें दो चीज तुमको याद करना पड़ेगा। पहला मैं बार बार कहता हूं पोजीशंस ऑफ लेटर तुमको याद करना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूं। दूसरा हमारा अपोजिट लेटर याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, अपोजिट लेटर आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद कर लिए ना तो इससे बड़ा रामबाण कुछ हो ही नहीं सकता है क्लासिफिकेशन में, ऑड वन आउट में, मिसिंग नंबर में, उसके बाद आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी में, सिमिलर सेट एनालॉजी में वैसा भी क्वेश्चन आता है, रिपीटेड सीरीज में, अल्फाबेट में, कोडिंग डिकोडिंग में, ये दोनों चीज रामबाण की तरह काम करता है ना। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, इतना तो बता दिए आप। देखो एन का पोजीशन 14 और ये 16, तो कितना कर रहा है, +2 का डिफरेंस है कि नहीं। ओ का 15, इसका 17। देखोगे तुम बोलोगे सर NOR अगर MAL, ठीक है तुम ही बताओ। अब यहाँ PQ लिखा है, यहाँ T लिखा है, फिर उसके बाद O लिखा है, C और N लिखा है। बोलोगे गुरुजी N का पोजीशन कितना होगा 14 होगा, P का कितना होगा 16 होगा, O का 15, इसका 17। 14 से 16 आएगा +2 करेगा, 15 से 17 आएगा +2 करेगा, उसके बाद 18 से 20 आएगा +2 करेगा, 13 से 15 जाएगा +2 करेगा। इतना करना कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारा बराबर है। अब यहाँ देखोगे आपसे पूछा जाएगा क्या यहाँ आपसे पूछा जाएगा
भैया टी का क्या करेगा, तो टी का भी लेगा, क्योंकि टी का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, बी का कितना होगा 22, इसमें +2 करेगा। अब देखो टी का भी, अब जहां जहां कॉमन है उसको नहीं उठाओगे, क्योंकि अगर उठाओगे तो 3 बार 4 बार चेक करना पड़ेगा। राइट साइड से उठाओ, एल लिखा है ना, एल का पोजीशन 12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे भैया 14 होगा, 14 पे क्या आता है एन आता है। अब एम वाला ऑप्शन चला गया। अब उसके बाद यहाँ ई का 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब एन के बाद 7 मतलब जी होगा। अब देखो जी यहाँ नहीं है, यहाँ से हटा दो। अब देखो भी यहाँ 22 है, 22 और 2 24 होता है, मतलब ये एक्स होगा। और एक्स मीन्स वाट, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का फिक्सियस लैंग्वेज क्वेश्चन है। मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मैंने कराया है। ठीक है, अब इसमें कॉपी पेन दिमाग का कोई जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हमारे नज़र का। एक नज़र देखोगे क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। लिखा सर कि उसी भाषा में वर्क को क्या लिखा जाएगा। अब तुमको देखना है कि जो चीज़ हमसे पूछा गया है वो चीज़ है कहाँ कहाँ अवेलेबल, किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए एक वर्क यहाँ लिखा गया, और कहीं वर्क है, यहाँ पे नहीं है भैया, यहाँ पे नहीं है। इसका कोड सिर्फ और सिर्फ इसी तीनों में से कोई होने वाला है। अब देखो आर के यहाँ है, आर के यहाँ, तो भैया आर के नहीं होगा, बोलो ना। ठीक है, अब आई और एम यहाँ है, यहाँ भी आई और एम है, यहाँ भी नहीं होगा, दोनों जगह नहीं होगा। बचा क्या, केटी। बोलोगे सर केटी तो सही आंसर है ना, यही तो आपका सही आंसर है। बस देख के आंसर बताना है। सिंगल वर्ड, सिंगल कोड, कॉमन वर्ड, कॉमन कोड। ये सिंगल था मतलब एक जगह था, तो एक ही जगह इसका कोड मिलेगा, और जिस इक्वेशन में रहेगा उसी के ठीक सामने वाले इक्वेशन में आपका कोड मिलने वाला है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, लिखा है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। भैया यही तो बोल रहा है। मतलब कहने का क्या है कि ये पैटर्न आप पकड़ोगे, ये पैटर्न आप पकड़ोगे और उसी के बेस पे इसका आंसर आपको करना है आराम से। अब यहाँ जैसे ही आंसर करोगे ना, तो ये पैटर्न तो पहले पकड़ लो, ये वाला पैटर्न तो पहले पकड़ लो। तो क्या लिखा, 8 लिखा और 514 लिखा। बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर के लिए या तो स्क्वायर करेगा या फिर क्यूब करने वाला है। तो तुम बोलोगे सर ये 8 का अगर क्यूब करेगा तो 512 होगा क्या, हम बोलेंगे हाँ भैया होगा। तो 512 में 2 जोड़ेंगे 514 होगा क्या, चलो ये तो सही है। अच्छा इस पर भी चेक कर लो, 3 और 29 का जो लफड़ा है वो 3 का अगर क्यूब करेगा तो 9 नहीं 27 होगा, 27 में 2 जोड़ेगा 29 होगा। बोलो हाँ ना बच्चा। अब देखो 7 को क्या करने वाला है, 7 का भी क्यूब करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, 7 का क्यूब करेगा। 7 का क्यूब 343 होता है, प्लस में 2 करेगा, आंसर हमारा 345 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखना बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, और लगेगा कि सर ये पेपर है सही में, है ना। चलिए अब यहाँ आ जाइए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, डबल रो का सिटिंग अरेंजमेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। लिखा है 4 पुरुष है और वो क्या है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं और इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, और आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। 4 महिलाएं हैं, ये पंक्ति में पुरुषों की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, मतलब जिस ऑर्डर में दिया गया है उस ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि भैया उसी ऑर्डर में आपके सीक्वेंस में बिठाओ और आंसर देके पतली गली पकड़ के निकल जाओ, है ना, ये कहना चाहता है। लिखा है अब देखो ये पूरब पश्चिम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। अब 8 लोगों में मेल अलग है भैया, फीमेल अलग है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे जो सारे पॉइंट में कॉमन होगा और सबको जोड़ के आपके सामने लाकर वो क्या करेगा, रख देगा, है ना। अब इसमें ध्यान दोगे कि क्या होगा, F4 जो है वो F3 के सन्निकट दाईं ओर बैठी है, मतलब फीमेल जो 4 है ना वो 3 के ठीक दाएं में कहीं ना कहीं बैठी है। तो यहाँ भी बिठा सकते हो F3, तो F4 यहाँ होगा, F3 यहाँ बिठाओगे तो F4 यहाँ होगा, F3 यहाँ बिठाओगे तो F4 यहाँ होगा। आगे पढ़ लो, लिखा एक महिला F2 और F3 के बीच में बैठी है और M3 जो है ना वो F2 के विकर्णवत विपरीत बैठा है, डायगोनली अपोजिट बैठा है, ये कहना चाहता है। तुम एक बात बताओ, F3 और F2 के बीच में एक लोग बैठा है और F2 के डायगोनली अपोजिट में M3 बैठा है,
और F3 के ठीक राइट में F4 बैठा है, फिर बचा कौन? F1। बोलो भैया इतना आसान क्वेश्चन एक बार में बना नहीं बना? बना ना, एक ही बार में बना आपका। दूसरा क्या लिखा है, आगे चलते हैं। केवल एक व्यक्ति M1 के दाएं बैठा है, तो M1 के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठेगा, तो लो एक व्यक्ति तो बैठ रहा है M1 के दाएं, इसका लेफ्ट राइट हमारा लेफ्ट राइट होगा अकॉर्डिंग टू एरो। जहां पे एरो है वहीं से खड़ा होना है, कॉपी पे खड़ा नहीं हो जाना, OMR सीट पे खड़े नहीं हो जाना, आपको बस यहाँ पे खड़ा होना है ना। उसके बाद क्या लिखा है, सही है, M2 M4 के दाईं और दूसरे स्थान पे है। M2 जो है वो M4 के दाईं और दूसरे स्थान में। भैया हो तो गया, बन तो गया। अब इस दोनों को प्रूफ करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो आपका दो स्टेटमेंट देके रखा है उसके हिसाब से। M4 F3 की ओर मुख करके बैठा है, M4 F3 की ओर मुख करके बैठा है, सही है। चलो F4 का मुख जो है वो M2 के बाएं तीसरे स्थान पे बैठे व्यक्ति की ओर है, ये कहना चाह रहा है। अब क्या इसका मतलब है, M2 के बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3 कंफर्म, यही ना। M2 के बाएं तीसरा स्थान पहला दूसरा तीसरा, M3 के ठीक बाएं ठीक सामने बैठा है कौन? F4, ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है ना। मतलब 1 और 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे, है ना। आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी से रिलेटेड है और क्वेश्चन का लेवल तुम खुद देखो। 14 को 19 लिखा है, बोलोगे भैया 14 को 19 लिखा है ना, तो करना कुछ नहीं है, 14 में 5 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। सबसे पहले दिमाग तो यहीं पे क्लिक करेगा, लेकिन नहीं। 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 32 कहाँ से होगा? 103 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 107 होगा। अब पता नहीं, लेकिन बीच वाला तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। 14 और 19 लिखा है ना, 14 और क्या लिखा है? 19 लिखा है। तुम एक बात बताओ, यहाँ पे 14 तो है ही, और अगर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में फिर से 14 को जोड़ेंगे तो 19 होगा क्या? बोलोगे हाँ। अच्छा, ये 25 लिखा है, 25 बराबर 32 लिखेगा तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में फिर से 25 को जोड़ेंगे तो 32 होगा क्या? कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? 103 लिखा है। 103 बराबर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट, क्या होने वाला है? 1 + 0 + 3 तो इज इक्वल टू आपका 4 होगा, होगा नहीं होगा? और 4 में हम लोग 103 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 107 होगा, और यही 107 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये आपका क्वेश्चंस का टाइप्स है, ना कि सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखना है, सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखना है। किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले उसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखो। अगर बार बार क्वेश्चंस पे ध्यान रखोगे तो हमेशा फंसते चले जाओगे, और ये बड़ा इम्पॉसिबल है कि हर क्वेश्चन को याद किया जा सके, है ना। बात समझ रहे होगे, है ना। अगर आप फाउंडेशन पढ़े होगे तो बात आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। लिखा है क्या कि ABCDEF गोले के केंद्र क्या है, सेंटर की ओर फेस करके बैठे और आपस में बात कर रहे हैं। अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 सबका फेस क्या है भैया? सेंटर की ओर है। आगे क्या लिखा है? EC के निकटतम क्या है? निकटतम आपका दाईं ओर खड़ा है, मतलब C के दाईं ओर। तो यहाँ पे C को बिठाओ, यहाँ पे E को बिठाओ। ये मेरा दाहिना, ये C का भी दाहिना होने वाला है, ठीक है। दूसरा लिखा है D जो है वो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पे खड़ा है। अब C यहाँ है तो मेरा बायां इसका बायां, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे D को बिठा दो। फिर लिखा है A F के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, F के दाईं ओर है। F को यहाँ रखेंगे 1 2, A यहाँ नहीं बैठेगा। F यहाँ रखेंगे, A यहाँ नहीं बैठेगा, तो F को यहाँ रखेंगे, A आपका यहाँ बैठेगा, जो बचा B आपका यहाँ बैठेगा। बोला B के निकटतम दाईं ओर कौन खड़ा है, ये आपको बताना है। तो भैया D के दाईं ओर, है ना, तो D के दाईं ओर निकटतम कौन खड़ा है? तो बोलोगे A, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दाईं ओर पूछा था ना, ये दाईं ओर, D के निकटतम दाईं ओर, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका रिलेटेड है रैंकिंग से, और बड़ा ही बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रैंकिंग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। लिखा 7 वृत्तों में सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5, सर्कल 6 और सर्कल 7 की तुलना की जानी है। सर्कल 2 का जो क्षेत्रफल है वो सर्कल 5 से अधिक है। ध्यान देना, सर्कल 2 का जो क्षेत्रफल है वो सर्कल 5 से क्या है? अधिक है। यही कहना चाहता है ना क्वेश्चन, तो यही कहना चाहता है।
आगे क्या लिखा है, और सर्कल 1 से कम है। और किसके लिए लगाया, सर्कल 2 के लिए लगाया, क्योंकि और, तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका क्या है, सर्कल 1 से क्या है यहाँ पे कम है। चलो इतना तो क्लियर कर दिया। आगे क्या लिखा है, सर्कल 4 का क्षेत्रफल जो है सर्कल 7 से अधिक है। सर्कल 4 का जो क्षेत्रफल है भैया वो सर्कल 7 से क्या है, अधिक है। चलो ये भी मान लिया। और सर्कल 6 से कम है, तो सर्कल 6 से यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसका, सर्कल 4 का, ठीक है। सर्कल 5 का क्षेत्रफल है सर्कल सी से क्या है, अधिक है। अब लो कॉमन टर्म तो मिल गया, सर्कल 1 ग्रेटर हो गया, सर्कल 2 छोटा हो गया, सर्कल 5 छोटा हो गया, और फिर सर्कल 6 आया, सर्कल फिर आपका 4 आया, और सर्कल आपका क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ रही है। लिखा है क्या, यदि सर्कल 7 का क्षेत्रफल सबसे कम है, मतलब सबसे छोटा है, यही तो हमारा एक सीक्वेंस बना ना, सबसे छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। अब देखोगे सर्कल 5 जो है वो सर्कल 4 से क्या है, छोटा है क्या, सर्कल 5 सर्कल 4 से तो बड़ा है, ये वाला गलत हो गया। लिखा है सर्कल 4 जो है वो सर्कल 2 से बड़ा है क्या, सर्कल 4 जो है सर्कल 2 से क्या छोटा है ना, बड़ा थोड़ी है, ये वाला भी गलत हो गया। सर्कल 4 जो है वो सर्कल 1 से बड़ा है क्या, सर्कल 4 जो है सर्कल 1 से तो छोटा है ना, बड़ा कहाँ है, ये वाला गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक आंसर बच रहा है कि सर्कल 3 जो है वो सर्कल 6 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सारी बातें कही गई है आपके इक्वेशन में, लेकिन सर्कल 3 के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो वैसा ही क्वेश्चन आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा जो स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं हो, और यही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए, वही है आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी है। आ जाओ सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। पी का टी लिखा है ना, मतलब पी का पोजीशन कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है भाई मेरे, पी का पोजीशन हमारा 16 होता है पी का। अच्छा, टी का पोजीशन हमारा 20 होता है। कितना का डिफरेंस है, 4 का। ओ का 15, एस का 19, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। ई का 5, आई का 9, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। मतलब कह सकते हो 4 का डिफरेंस होगा। अब देखो एल सारे में कॉमन है, एम 2 में कॉमन है, एन 2 में कॉमन है, ठीक है। हम लोग चलते हैं, टी का पोजीशन कितना होगा आपका 20, 20 में अगर 4 जोड़ेंगे तो भैया 24 होगा, 24 मतलब एक्स, ये तो चला गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। एच का 9 होता है, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। 13 पे हमारा क्या आता है, एम आता है। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इतना अच्छा क्वेश्चन से बताओ, तुम ही बताओ एक बार, है ना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक बार शेयर करते रहना। बहुत मज़ेदार सेशन तो आपको पता चल ही रहा होगा। और साथ में किरण का भी जो रीजनिंग का पूरा बुक मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसको भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये क्लॉक से रिलेटेड हमारा सवाल है। आप हमेशा वैसे क्वेश्चन को फॉर्मूले से बनाते होगे, लेकिन मैं आपको बिना फॉर्मूले का बताऊंगा। 2 बज के कितना बोला, 30 मिनट बोला। ये हमारा घंटा वाला सुई, ये हमारा मिनट वाला सुई। अब यहाँ मिनट जो घंटा वाला सुई कितने पे रहेगा, 10 पे, और मिनट वाला सुई 30 पे रहेगा। मिनट वाला सुई बड़ा है, डिफरेंस कितने मिनट का, 20 मिनट का, और गुणे में 6 करेंगे बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। इसका हाफ कर दो, हाफ करोगे तो 15 होगा, घटाकर कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 115 डिग्री हमारा बिल्कुल क्या हो जाने वाला है, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे तो विद इन सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन में, है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा है सिलोजिज्म से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। कथन क्या लिखा, प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी है। अच्छा, तुमको पता है क्या, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ईच एवरी एलोन ऑलवेज, है ना, ईच एवरी एलोन ऑलवेज, और ये 100% है ना। उसके बाद ओनली या फिर कोई भी नाम लिखा होता है, ये सारा का सारा वर्ड जो है वो ऑल के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान देना भाई। सम के लिए क्या क्या यूज होता है, ए फ्यू यूज होता है, ए लिटिल यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जनरली यूज होता है, फिर आपका यूज और क्या होता है, मोस्टली यूज होता है, ठीक है। ऑफन यूज होता है,
ठीक है, लेस देन 100% यूज होता है, मतलब 90% हो जाएगा, 89% हो जाएगा। ये सारा का सारा चीज आपका सम के लिए यूज किया जा सकता है आपके स्टेटमेंट में, है ना। कहाँ यूज किया जा सकता है? आपके स्टेटमेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। वही तो लिखा है, प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना है इसको, ठीक है। प्रत्येक मंत्री जो है, प्रत्येक जो मंत्री हैं वो क्या है? विद्यार्थी हैं। तो भैया जैसे बोला गया वैसे यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए दूसरा क्या लिखा? प्रत्येक विद्यार्थी क्या है? अनुभवहीन है। और सारे के सारे विद्यार्थी क्या है? अनुभव, है ना, अनुभवहीन है, ऐसा ही लिखा गया। निष्कर्ष पे आते हैं, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है क्या? अब यहाँ बोलोगे सर सभी ए क्या है? बी है, सभी बी क्या है? सी है। जब सभी ए बी है और सभी बी सी है तो सभी ए तो आपका सी होगा ना, तो पहला वाला हमारा सही। दूसरा कि कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी है और कुछ अनुभवहीन भी तो विद्यार्थी है, ये भी सही है। तो आपका दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर? तो यहाँ देखोगे, अगर बोला जाएगा कि सभी पटना क्या है? बिहार। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। सभी पटना क्या बिहार है? भैया कुछ पटना बिहार है, कुछ बिहार पटना है। बोलोगे हाँ, वही तो बात है कि कुछ विद्यार्थी अनुभवहीन है तो कुछ अनुभवहीन भी क्या होने वाले हैं? आपके विद्यार्थी होने वाले हैं। सेम कंडीशन है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फटाफट से। लिखा है क्या? यदि किसी वर्ष में 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष में 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? भैया वर्ष के बारे में बात करेगा तो वर्ष में हमारा 2 वर्ष होता है, जनरल ईयर होता है और लीप ईयर होता है। जनरल ईयर में 28 दिन का फरवरी होता है और 29 दिन का फरवरी होता है आपका लीप ईयर वाले में। अब ये ना तो जनरल बताया है ना तो आपका लीप ईयर बताया है, तो हम लोग करेंगे क्या? दोनों से निकाल के बता देंगे। और दोनों वाला तो ऑप्शन या करके तो दिया है ना, तो टेंशन बिल्कुल भी लेना ही नहीं है, ठीक है। फरवरी में पहले कितने? 28 दिन, 28 में से 5 चला जाएगा, बचेगा कितना? 23 दिन। 23 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना? 2 बचेगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई में 10 अगस्त तक निकालना है। 7 से डिवाइड करोगे, शेष हमारा कितना? 3 बचेगा। जोड़ोगे 3 2 5, 7 3 10, 12, 12 3 15, 15 और 3 कितना? 18 हो जाएगा। और 18 में ये शुक्रवार जोड़ोगे ना, शुक्रवार जोड़ोगे तो ये 5 होगा, दोनों को जोड़ोगे ये 23 होगा। 7 से फिर डिवाइड करोगे क्योंकि शेष हमारा हमेशा 7 से कम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हमारा ऑड डे, है ना। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 का मतलब क्या? मंगलवार होगा। क्या होगा भैया? मंगलवार या फिर बुधवार हो जाएगा। अब एक कम करके लिए तो मंगलवार, 28 लिए तब, और अगर 29 लेते तो वो बुधवार तो होता ना। तो वही तो ऑप्शन हमारा दे के रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? ये आपसे बोला गया है। आज से 59वां दिन बाद के बारे में बात किया गया है, तो 59 लिखा गया ना, जो दिन लिखा गया, जितने दिन बाद लिखा गया उसको लिख के 7 से डिवाइड कर दो। 8 7 56, 3 होगा। और आज रविवार है तो रविवार का कोड 0 होता है, तो 3 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। मतलब उस दिन भी हमारा कौन सा दिन होगा भैया? बुधवार होगा। बोलो हाँ ना, है ना। आज से 105 दिन बाद पूछे, आज से 1000 दिन बाद पूछे, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 7 से छोटा आएगा, और जिसके बारे में पहले कहा गया है उसमें जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी? भैया घड़ी का जो सुई होता है वो 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करता है, करता नहीं करता है? तो 12 6 कितना? 72। बोलोगे सर 6 चक्कर पूरा करेगी, और यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो लिखा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो बोलोगे सर साउथ लिख लो ना, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, और अब उसका फेस किस दिशा में आपसे पूछा है? टू लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और जैसे अपोजिट होगा तो साउथ का अपोजिट हमारा क्या होगा? नॉर्थ होगा। और नॉर्थ का मतलब उत्तर, ऑप्शन नंबर डी में देके रखा है। बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए यही डायरेक्शन चैप्टर मैंने पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास हुआ है आपका, जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक करो। किरण वाले में स्टार्टिंग से पढ़ाया है मैंने भैया, कंसेप्ट के साथ पढ़ाया है मैंने, है ना। चलिए लिखा है कथन में क्या लिखा है कि कोई कमड़ा बाघ नहीं है, तो पहले लिख लो कि कोई जो कमड़ा है
वो क्या है, बाघ नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या लिखा, सभी बाघ क्या है, बकरियां हैं। सभी जो बाघ है वो क्या है, बकरियां हैं, ऐसा लिखा गया है। अच्छा, अब आ जाओ निष्कर्ष वाले पे, कुछ बकरियां कमरे हैं क्या, कुछ बकरियां क्या कमरे हैं? बोलोगे ना भैया ये तो सरासर गलत है। लिखा है कि सभी बकरियां कमरे हैं, सभी जो बकरियां हैं क्या वो कमरे हैं क्या? बोलोगे ना भैया ये भी गलत बात है। फिर बोलोगे कुछ बकरियां बाघ हैं क्या? अब कुछ बकरियां क्या बाघ हैं? ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल क्या है, सही है कि कुछ बकरियां बाघ हैं, ये तो सही है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कि कुछ बकरियां कमड़े हैं, तो बकरियां और कमड़ा में तो कोई रिलेशन है नहीं। एक बार फिर से स्टेटमेंट चेक करो, कोई कमड़ा बाघ नहीं है, कमड़ा बाघ रिलेशन नहीं। सभी बाघ बकरी हैं, ये भी सही है। अच्छा, कुछ बकरियां कमरे हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी बकरियां कमरे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, बकरी बकरी सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कंडीशंस ऑफ इधर और क्या होता है, आपको पता है कंडीशंस ऑफ इधर और क्या होता है, कंडीशंस ऑफ इधर और क्या होता है, आपको पता है क्या? आपको पता है भैया, दो कंक्लूजन में कंडीशंस ऑफ इधर और लगता है और ये हमेशा आपको कंक्लूजन, आपके कंक्लूजन में ही लगने वाला है। ठीक है, तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, तब हमारा आंसर क्या होता है, या तो वाला ऑप्शन फॉलो करेगा, है ना, इधर 1 और 2 करेगा। एक और कंडीशन होता है कि इन कंक्लूजन, है ना, अब एक और कंडीशन होता है कि इन कंक्लूजन आपके निष्कर्ष में 3 चीज होना चाहिए। पहला ऑल प्लस सम नॉट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा फंसाएगा आपको एग्जामिनेशन में, है ना। दूसरा क्या होता है, सम प्लस सम नॉट। तीसरा क्या होता है, सम प्लस नो होता है। ये 3 चीज होना चाहिए। अब देखो यहाँ कुछ लगा है, कुछ का मतलब क्या होता है, सम, है ना, और यहाँ क्या लगा है, ऑल लगा है। तो ये देखो यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपका निगेटिव होना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए ऐसा यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही कंक्लूजन में कंडीशंस ऑफ इधर और लगता है। लेकिन तुम बोलोगे सर इसमें तो लगा ही नहीं, आपने बताया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल में आपको फंसा देगा। अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तो ये कंडीशंस ऑफ इधर और होता। अगर ये सारा का सारा रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो कंडीशंस ऑफ नीदर नॉर होगा, ना तो 1 और ना ही आपका 2 होगा। तो केवल 3 अनुसरण करता है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब 3 वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, 3 वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। और कंडीशंस ऑफ इधर और के लिए ये नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएगा। 2 कंक्लूजन में कंडीशंस ऑफ इधर और लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए और कंक्लूजन में ये 3 चीज रहेगा, तभी कंडीशंस ऑफ इधर और लगेगा, है ना। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लिखा है ड्रीम को ये लिखा गया, उसके बाद चाइल्ड को ये लिखा गया, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। अब जो लेटर हमसे पूछा गया है ना, वो लेटर ऊपर वाले पैटर्न में अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारा सिंबल बेस्ड है, सिंबल बेस्ड पूछोगे क्या, सिर्फ पहले का पहला कोड, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा, है ना। अब एल का कोड क्या होगा, तुम बोलोगे सर एल का कोड क्या होगा, एल यहाँ है ना, एल का कोड 1 होगा, सारे में कॉमन है। लास्ट से उठाएंगे, आर का कोड देखोगे तो आर का कोड 8 होगा, ये चला गया, ये चला गया, है ना। अब ई का कोड देखोगे तो स्टार्टिंग से 3rd होगा, मतलब 0 होगा, ये भी नहीं होगा और आंसर हमारा ये होने वाला है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाना है और इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, डील करना है। और इतना स्पीड तभी आ पाएगा आप में जब आप पूरा का पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करोगे, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। रीजनिंग लगता सबको आसान है, लेकिन कब, जब वो अकॉर्डिंग टू टाइम बन जाए तब। आप अगर पेपर लेके घर पे आ जाओगे ना तो आप 2 दिन में बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम बनाने के लिए आपको मेरा क्लास करना पड़ेगा, है ना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।